Hey guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. This is Arif Khan. Finally, I am back after 5 months. पिछले 5 महीने से मैं कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहा था बट आई वॉज अनेबल टू मेक कंटेंट बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस. अभी मैं कंसिस्टेंट रहूँगा होपफुली. सो इन टुडेज एपिसोड वी हैव अवर गेस्ट डॉक्टर प्रशांत मिश्रम, जो कि शोल्डर सर्जन है अपोलो हॉस्पिटल जुबली हिल्स में. उन्होंने साउथ कोरिया के प्रेस्टीजियस सोल नेशनल यूनिवर्सिटी से अपना फेलोशिप किया. इसके बाद उन्होंने दुनिया के टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ में से एक जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से अपना 2 साल का फेलोशिप किया और दुबई में 3 साल तक एज अ शोल्डर स्पेशलिस्ट काम किया है. आज वो हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं. बहुत सारे डॉक्टर्स के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता जितना आपके पास है. लाइक आप 4 डिफरेंट कंट्रीज़ में अलग अलग जगह सर्व कर चुके हैं. तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है और आपकी क्या यादें रही है वहाँ पर? तो सबसे ज़्यादा फ़नी इंसिडेंट क्या हुआ था आपके साथ? देखिए, ऐसे तो 4 कंट्रीज़ में, मतलब पहले मैं बॉम्बे में जैसे मेरा पूरा एजुकेशन हुआ है, और उसके बाद में फिर अमेरिका में जो फेलोशिप के लिए गया था, उसके पहले फिर कोरिया में गया था, 2-2 साल वहाँ पे रहा हूँ. उसके बाद में दुबई में था 3 साल. तो आप ये देखेंगे कि हमारा जो फील्ड है वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो पेशेंट्स हैं हमारे पास आते हैं, और ये अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक वाले जो लोग रहते हैं, हमको एक हमारा टोन उसके हिसाब से चेंज करना पड़ता है. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बॉम्बे में जब प्रैक्टिस करते थे, तो किसी एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहाँ पे मैं था, वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में यूजुअली एक धारावी के पास एक जो हॉस्पिटल था, वहाँ पे हम लोग धारावी जो स्लम्स है वहाँ पे उसके पास था. तो एक दिन हमारी इमरजेंसी ड्यूटी चल रही थी. वहाँ पे शोल्डर का डिसलोकेट होता है, जो शोल्डर का सांधा जो गिर जाता है. ऐसे 2 पेशेंट है एक साथ आए, और उनके साथ में कम से कम 50-50 लोग थे. तो हम लोग पहले तो वो उस दौरान वहाँ पे वो इमरजेंसी रूम में सबसे सीनियर मैं ही था, तो सबसे पहले दोनों भाग के हमारे पास आए. तो हमको पता चला कि दोनों का गैंग वॉर था, तो उसमें दोनों का शोल्डर डिसलोकेट होके आया. और यहाँ से 50 लोग आए, वहाँ से 50 लोग आए, और इन दोनों का बीच में कुछ फायरिंग वगैरह भी हुआ था, उसका अलग इंसिडेंट था. लेकिन इन दोनों का शोल्डर डिसलोकेट आया, और ये दोनों बाजू बाजू में बैठे हुए थे. अभी हम लोग वहाँ पे 4 जो डॉक्टर्स थे, हमको पता नहीं था कि इनका वापस से अगर ये एक दूसरे को कुछ बोल दिया और वापस इनका झगड़ा वहां पे शुरू हो गया, ना सिक्योरिटी है वहां पे, ज्यादा कुछ है नहीं. तो हम लोग तो ऐसे डर भी गए थे. तो डॉक्टर्स को, अभी हम लोग को, आपको भी कॉलेज में इसको तो पढ़ाते नहीं है कि अगर आपके सामने 2 गैंगस्टर का गैंग वॉर के लिए आ गए तो आप लोग क्या करेंगे. इसका कोई हमको सिखाया नहीं है किसी ने. तो ये सब जो चीजें हम लोग स्लोली पिकअप करके लाइफ में एक्सपीरियंसेस लेते हैं. तो अभी इन दोनों का कैसा हो गया कि ये लोग एक दूसरे को घूर घूर के देख रहे थे, लेकिन दोनों को दर्द इतना था कि वो सारा गैंग वॉर सब कुछ भूल गए, सारी लड़ाई भूल गए. तो हम लोगों ने दोनों को ट्रीटमेंट शुरू किया, और जैसे ही उसमें से एक जो था वो बहुत हेवी बिल्ट वाला था, लंबा चौड़ा था, लेकिन जैसे उसने इंजेक्शन देखा वैसे ऑलमोस्ट को चक्कर आना शुरू हो गया. तो ये होता है कि कितना भी गैंगस्टर जैसा आदमी रहा, लेकिन हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट आने के बाद में, सुई धागा देखने के बाद या इंजेक्शन देखने के बाद में, उन लोगों को हमने चक्कर रख के गिरते हुए देखा है. उसके बाद में जैसे हम कोरिया में गए, कोरिया में थोड़ा सा लोगों का अलग एक एटीट्यूड होता है. कोरिया में सब लोगों के पास में गवर्नमेंट जो है वो आपको फ्री में इंश्योरेंस देता है. मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाके जो भी आपको ट्रीटमेंट चाहिए, छोटे से लेके तो बड़ा, कॉस्मेटिक सर्जरी वगैरह छोड़ के, इसेंशियल ट्रीटमेंट सारी की सारी फ्री होती है. तो वहां पे लोग क्या करते हैं कि उनको अगर आप घर में थोड़े से भी गिर गए, चोट आ जाए, इमीडिएटली आप हॉस्पिटल में चले जाते हैं, क्योंकि उनको सारा का सारा चीजें फ्री है. तो वो अच्छा भी है, बिकॉज वो चीजें इंडिया में कैसा है, हम लोग बहुत देर तक वेट करते हैं कि सब कुछ सबसे लास्ट स्टेज में जाने के बाद में बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे या कोई सर्जरी के बारे में सोचेंगे. लेकिन वहां पे लोग जल्दी से जल्दी आते हैं. तो वहां पे एक अलग इशू है कि वहां पे ओवर क्राउडेड रहते हैं हॉस्पिटल्स, इसके वजह से कि पॉपुलेशन तो उतना ज्यादा नहीं है वहां पे, लेकिन वहां पे फ्री ट्रीटमेंट होने की वजह से लोग थोड़े से ज्यादा जागरूक है या फिर थोड़े ज्यादा अवेयर है, तो वो लोग ज्यादा फ्रीक्वेंसी में आते हैं. तो एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर बोल के छोटा छोटा जो पेन है उसको भी ट्रीट करना, वहां पे वो टाइम चले जाता है कि, है ना, हम इतना अगर स्पेशलाइज करके बैठे तो हमको छोटा छोटा चीजें देखना नहीं है. तो कोरिया में वो एक थोड़ा इशू था कि लोग ज्यादा अवेयर थे. अगर उनको कुछ प्रॉब्लम है तो उनको फिक्स करना होता है. अभी आप कोरिया का एक इंसिडेंट आपको बताता हूँ कि हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, वो जो शोल्डर के पेन से आते हैं, वो थोड़े से ज्यादा एज में होता है, क्योंकि कोरियंस इंडिया से कंपेरेटिवली वहाँ पे कोरियंस जो है वो उनका ज्यादा देर तक जीते हैं. मतलब उनका जो ये जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी है बहुत ज्यादा है. तो वो 80 साल की जो एक दादी माँ भी आपके पास अगर आएगी, तो वो आपके पास चलते हुए आएगी, वो आपसे फिट रहेगी,
और हमेशा स्पोर्टिंग वेयर में रहेगी, एक गोल्फ का कैप होगा उनके पास में, और वो आएगी और वो बोलेगी कि मेरे शोल्डर में तकलीफ है, आपको जो कुछ भी करना है आप कीजिए, बिकॉज एनीवे गवर्नमेंट का इंश्योरेंस फ्री है, मुझको ठीक हो गया, मुझको वापस अपने फ्रेंड्स के साथ में जाना है। तो वो एक जो एटीट्यूड है उनमें कि हमको उम्र के हिसाब से हम लोग बूढ़े नहीं हुए, वो एक थोड़ा सा कोरिया में बहुत अलग है। उनका आप डाइट भी देखेंगे। हमारे एक फ्रेंड था जिसने बोला कि हम लोग चलो हम लोग पार्टी देते हैं, कुछ ट्रीट देते हैं, जो हमारे हॉस्पिटल में काम करता था कोरिया में। मैंने बोला कि क्यों ट्रीट दे रहे? उसने मुझको बोला कि 3 महीने पहले मैंने मेरा वजन किया था, मेरा जो आइडियल वेट होना चाहिए, और ये डॉक्टर था खुद, आइडियल जो मेरा वेट होना चाहिए वो 60 होना चाहिए मेरे हाइट के हिसाब से, तो मेरा 63 हो गया था। तो उसने उसके वाइफ के साथ में एक चैलेंज लगाया कि हम लोग नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में अपना वेट कम करेंगे। तो उसने डाइट पे कंट्रोल किया, उसने एक्सरसाइजेस किया, और ही अचीव दैट 60 किलो इन नेक्स्ट 2 मंथ्स, एंड दे वांटेड टू सेलिब्रेट दिस। अभी हमारे यहाँ पे हम लोग ये सब चीजें सेलिब्रेट नहीं करते हैं, कल्चरली हम लोग थोड़े से अलग है। हम लोग क्या बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, हम लोग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, या कोई जॉब में अगर सक्सेस हो जाए, लेकिन हेल्थ को सेलिब्रेट नहीं करते, हेल्थ के ऊपर उतना फोकस नहीं है। तो मैंने कोरिया में बहुत अलग किस्म के लोग देखे जो बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, हेल्थ अवेयर है। कभी कभी उसके वजह से वो ज्यादा हॉस्पिटल्स में जाते हैं, ज्यादा डॉक्टर्स को कंसल्ट करते हैं, लेकिन वो बीमारी ज्यादा होने से पहले खुद को पकड़ लेते हैं। ठीक है। अगर जाते हैं यूएस में, अमेरिका में मैंने एक चीज देखा है कि वहां पे 2 टाइप के पेशेंट्स रहेंगे। एक जो एक फनी इंसिडेंट है, जैसे एक टेनिस, मुझको लगता है 75 ईयर ओल्ड एक अंकल थे, उनको शोल्डर में बहुत तकलीफ था। और हमारे ओपीडी में हमको बोला कि आपका जो शोल्डर का तकलीफ है वो आर्थराइटिस पूरा फैल चुका है और बहुत ज़्यादा है, उसको रिप्लेसमेंट करने का ज़रूरत पड़ेगा। तो उसने हमको बोला कि ये रिप्लेसमेंट करने के बाद में मैं टेनिस खेल पाऊंगा क्या? तो हमने बोला कि टेनिस जो है वो हाई एक्टिविटी स्पोर्ट्स है, उसमें आपको बहुत मारना वगैरह पड़ता है। तो उसने बोला आप नहीं खेल पाएंगे, नहीं तो फिर वो जॉइंट का जो थोड़ा लूज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हम लोग यूजुअली उनको बोलते हैं कि थोड़ा केयरफुली खेल सकते हैं या फिर ज़्यादा हेवी नहीं खेल सकते। उसने बोला कि नहीं, मुझको खेलना ही है। अभी हम जो बाकी डॉक्टर्स हम लोग बैठ के देख रहे थे कि 75 ईयर ओल्ड अगर आप इंडिया में ये करेंगे तो उनका एक्सपेक्टेशन ये नहीं रहता कि मैं खेलूंगा, कूदूंगा या फिर ये करूंगा। तो हमने उनको बोला कि आप एक काम कीजिए, आप एक्टिविटी थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, जो कि हम कभी कभी एडवाइस देते हैं कि आपको टेनिस ही खेलने का जरूरत नहीं है, आप एक काम कीजिए, आप वॉकिंग शुरू कीजिए या फिर और कुछ कीजिए। नहीं मुझको टेनिस ही खेलना है। तो उन्होंने पूछा टेनिस क्यों खेलना है? क्योंकि हमारा एक इसका ओल्ड एज का लीग होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम पार्टिसिपेट करते हैं। और मेरे लाइफ में मेरी वाइफ अभी है नहीं, मेरे बच्चे कहीं और काम कर रहे हैं, मेरे लाइफ में वो मेरा सोशल पार्टिसिपेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब मेरे सारे फ्रेंड्स वो टेनिस लीग में है, 75 ईयर्स में बाकी जगह जाके मैं फ्रेंड्स नहीं बना सकता हूँ। तो ठीक है, लेकिन आपको कम्पीट करने का जरूरत नहीं है, आप धीरे धीरे खेल सकते हो। उसने बोला नहीं, हमारा टीम हार जाएगा। मैं बोला क्यों हार जाएगा? क्योंकि मतलब बाकी तो लोग रहेंगे ना जो आपको रिप्लेस कर सकते हैं। बोले नहीं, मैं मेरी टीम का कैप्टन हूँ। तो 75 ईयर्स के एज में कंट्रोल्ड वेट, टोन मसल्स, और उनका जो एटीट्यूड होता है, इट इज नेवर गिव अप। उनका ऐसा होता है कि कुछ जो पेशेंट्स रहते हैं वो बहुत सारा डिमांडिंग होता है, हाई एक्टिविटी डिमांडिंग। ओल्ड एज में भी वैसे लोग आते हैं हमारे पास में जो, तो आप एक देख रहे स्पेक्ट्रम की कैसे इंडिया में हम लोग जो बूढ़े लोग जो देखते हैं उनको हम लोग को बोलना पड़ता है प्लीज आप कंसल्टेशन के लिए आ जाइए, या फिर अगले बार एक बार अगर आ जाएंगे वो नेक्स्ट टाइम आएंगे कि नहीं फॉलोअप के लिए, देखने के लिए कि वो कितना इंप्रूव है ट्रीटमेंट के बाद में। काफी सारे पेशेंट्स हम लोग एक बार देखते हैं ऑपरेशन के बाद में, हमको सालों तक दिखते नहीं है, तो हमको पता नहीं चलता कैसा है। दूसरी जगह पे कोरिया वाले लोग हैं जो छोटी छोटी चीजों के लिए भी चले जाएंगे, बिकॉज उनका फ्री इंश्योरेंस है, छोटा कंट्री है, जल्दी हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं, कम्युनिकेशन अच्छा है, कनेक्टिविटी अच्छा है। और अमेरिका जैसा एक कंट्री है जहाँ पे हमको बहुत हाई एक एक्सपेक्टेशन वाले लोग जो दिखते हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ में बिलीव करते हैं, बहुत ज़्यादा मेंटली उनको ऐसा लगता है कि उन लोगों को कुछ रेस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स वहाँ पे भी जैसे मैंने पहले मेंशन किया था, एक ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। इंडिया में भी काफ़ी है, लेकिन वहाँ पे आपको ओबीज लोग बहुत ज़्यादा मिलेंगे, और उसके वजह से भी उनकी कॉम्प्लिकेशंस वगैरह थोड़े से अलग हो जाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा ओबीज लोग वहाँ पे हमने देखे हैं। अभी वहाँ से अलग हो रहा है दुबई में जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे तो हमको काफ़ी लोग ऐसे मिले जो इंश्योरेंस सबसे ज़रूरी बात है वहाँ पे जैसे इंडियन डिस्पोरा, इंडियन या फिर साउथ एशियन आप डिस्पोरा वहाँ पे मिलता है। उनको अगर काफ़ी देर से शोल्डर में तकलीफ है, बहुत ज़्यादा पेन वगैरह हो रहा है, लेकिन वो हॉस्पिटल जाने में थोड़ा सा हिचकिचाता है बिकॉज उनका इंश्योरेंस उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं रहता है। तो वहाँ पे आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं कि नहीं ये डिसाइड करता है आपका इंश्योरेंस अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे चीप हॉस्पिटल्स, छोटे हॉस्पिटल्स का कॉन्सेप्ट बहुत कम है।
तो मेडिकल फैसिलिटी जो हमको इंडिया में है, अगर आप सोचते हैं आज हमको शोल्डर स्पेशलिस्ट को मिलना है, मुझे कंधे में दर्द हो रहा है, मुझको शोल्डर का स्पेशलिस्ट जो सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड है उनको मिलना है, तो आपको कुछ नहीं, सिर्फ एक अपॉइंटमेंट बुक करके आप आज के आज मिल सकते हैं। ये फैसिलिटी हमको जो है वो बाकी सिटीज़ में, बाकी कंट्रीज़ में कम देखने को मिलता है। तो इसके हिसाब से इंडियन हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है। यहाँ पे डॉक्टर्स जितना मेहनत लेते हैं, हमारा कुछ आवर्स नहीं है, हम लोग कितने बजे सुबह आते हैं, शाम को आते हैं, ऐसा कुछ आवर्स नहीं है। तो इंडियंस को ये ज़्यादा इजीली अवेलेबल हो रहा है हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ हाईएस्ट लेवल। आप यूके में जाएंगे, मेरे फ्रेंड की मदर वहाँ पे एडमिट थी, उनको एंकल में पेन था। एंकल में पेन के लिए उनको एक इंजेक्शन का ज़रूरत था, तो उनको सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ा एक जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर, मतलब वहाँ पे एमबीबीएस इक्विवेलेंट डॉक्टर्स जो है वहाँ पे, उनसे। वो डायरेक्टली स्पेशलिस्ट डॉक्टर को जाके नहीं मिल सकते। मेरे एंकल में दर्द हो, मैं फुट एंड एंकल स्पेशलिस्ट है, ऑर्थोपेडिक सर्जन को नहीं मिल सकती हूँ, उनको पहले जनरल प्रैक्टिशनर से मिलना पड़ेगा। जनरल प्रैक्टिशनर आपको आपका जनरल एक ट्रीटमेंट देगा, या फिर वो बोलेगा कि थोड़ा सीवियर केस है तो स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। आपको स्पेशलिस्ट के अपॉइंटमेंट के लिए कुछ महीने तक वेट करना पड़ेगा। स्पेशलिस्ट देखने के बाद में अगर उनको लगा कि एमआरआई का ज़रूरत है, जो कि थोड़ा सा एडवांस्ड डायग्नोसिस के लिए लगता है आपको, उसके लिए आपको उसका भी वेटिंग पीरियड रहेगा, वो वेट कर लिया। उसके बाद में वो डॉक्टर को वापस देखने के लिए, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, उनका वापस अपॉइंटमेंट लो। उसके बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि हमको इंजेक्शन लेना है, तो इंजेक्शन के लिए उनको वापस इंश्योरेंस के लिए जाके अप्रूवल ले रहे हैं हम लोग, और उसके बाद में वो प्रोसीजर को करने के लिए नेक्स्ट अपॉइंटमेंट मिलेगा। तो जो पूरा प्रोसेस है उनका, एक सिंपल इंजेक्शन जो एंकल में लेना है, उसके लिए उनको 4 महीने लग गए। इंडिया में आप अगर आज आपको पेन है, तो आप आज के आज एमआरआई या आज कल में एमआरआई करवा के आप इमीडिएटली वो डॉक्टर को देख के तभी की तभी डिसाइड कर सकते हैं ट्रीटमेंट क्या है। आप सेकंड ओपिनियन के लिए इमीडिएटली जा सकते हैं। राइट। तो ये जो हमको इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम में सुविधा और कन्वीनियंस मिल रहा है इन 1/10 ऑफ द प्राइस। ऑफकोर्स हमारा पेमेंट जो हमको सैलरीज होता है वो भी कम है, लेकिन रिलेटिवली बहुत ही अफोर्डेबल, बहुत ही अच्छे क्वालिटी का एक हेल्थ केयर हमको मिल रहा है। जैसे मैं दुबई का भी बात कर रहा था, तो दुबई में वो एक है कि मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है उनका इतना अच्छा, जो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन है उतना अच्छा इनको इंश्योरेंस होता नहीं है। तो हमको बहुत सारे कॉल्स आते थे कि डॉक्टर साहब इनको पेन है शोल्डर का, आप देख लीजिए, इनको इंश्योरेंस होता नहीं था। तो हम लोग एक एज ए ह्यूमन काइंड हम लोग उनको एडवाइस देते थे, लेकिन ट्रीटमेंट जो हॉस्पिटल में बराबर से करना है वो उनको मिल नहीं पाता था। तो उसकी वजह से काफी सारे लोग ये ट्रीटमेंट का एडवांटेज नहीं ले पा रहे। तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो पेन में रह रहे हैं, लेकिन फैसिलिटी नहीं होने की वजह से वो चल रहे। अभी दुबई का और एक फनी एग्जांपल अगर मैं बताऊं, तो एक हमारा पेशेंट था जो लोकल वहाँ पे इमराती था, और हमारे क्लिनिक में आया एक बार। वो उनका एक ये जो एडवेंचर स्पोर्ट्स रहता है ना दुबई के डेजर्ट वाले, तो उनका एक कंपनी था। तो उन्होंने किया कि वो हर साल वहाँ पे खुद जाने के, लेकिन वो ही वॉज द ओनर, लेकिन फिर भी वो जाते थे वहाँ पे, खुद सब कुछ देखते थे। किसी को अगर टूरिस्ट को अगर कुछ प्रॉब्लम रहा तो वो लोग खुद सॉल्व करते थे। इट वाज वेरी इन्वॉल्व, बहुत एक्टिव, 45-50 ईयर्स के थे। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने कैमल रेस वहाँ पे अरेंज किया। तो कैमल रेसेस बहुत फेमस है वहाँ पे। हाँ। तो एक कुछ कैमल जो है वो उनको थोड़ा सा उठा के रखना था, या फिर उनको कुछ एक्टिविटी करना था। तो उन्होंने वो लिफ्ट अप किया, तो उनका हाथ का जो एक बाइसेप्स का एक टेंडन रहता है वो टूट गया। हमारे पास आए, हम लोगों ने सर्जरी किया उनका। तो उनका 6 मंथ्स का रिकवरी पीरियड के बाद में वो लोग बोले डॉक्टर साहब अच्छा हो गया, अभी मैं अच्छे से वापस जाता हूँ। फिर वो वापस गए, और इनका मेंटालिटी ऐसा है कि मुझको एडवेंचर स्पोर्ट्स करना ही है, मुझको वो जो लाइफ है वो बेस्ट तरीके से एक एड्रेनलिन रश के साथ में जीना है। तो नेक्स्ट ईयर डेजर्ट में उनका एटीवी जो आप देखते हैं ना, वो नाडियार वाला मूवीज में वगैरह रहता है, साजिद नाडिया वाला मूवीज में तो जिसमें डेजर्ट में वो गाड़ियां घुमाते हैं, तो वो गाड़ियों को उठाने के टाइम पे उनका दूसरे साइड का टूट गया। नेक्स्ट ईयर डेजर्ट जैसे उनका जो हो गया, उसके बाद में वापस आए, उनका वापस दूसरी साइड का सर्जरी हुआ। तो ये अलग अलग टाइप के हमको जो लोग देखने को मिलते हैं वो अलग अलग कंट्रीज में, उससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि ये सब चीजें हम कोई बुक में या फिर हमारे हॉस्पिटल्स में सिखाया नहीं जाता कि लोगों से आप कैसे ट्रीटमेंट देंगे। स्पेशली दुबई में आप अगर किसी हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, तो आपको नेक्स्ट जो आपका पेशेंट है वो कौन से कंट्री से, कौन से कल्चर से बिलोंग करने वाला है, आपकी लैंग्वेज बोलने वाला है या नहीं, उसके एक्सपेक्टेशन क्या रहेंगे। क्योंकि एक इंडियन पेशेंट की एक्सपेक्टेशन सेम एज में अलग रहते हैं, अभी हमने देखा, एज कम्पेयर टू कोरियन पेशेंट या फिर अमेरिकन पेशेंट या फिर अमेराती अरबिक पेशेंट। सो ये अलग अलग रहेंगे। तो आपको ये सब फैक्टर इन करके उनसे बात करना पड़ता है, बिकॉज डॉक्टर्स एक पेशा है कि हमको 10-15 मिनट्स मिलते हैं पेशेंट के साथ में, उसमें आपको
सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं, हमको एक मेंटल सपोर्ट उनको देना पड़ता है, एक इमोशनल सपोर्ट देना पड़ता है, एक उनको कॉन्फिडेंस देना पड़ता है कि ये ट्रीटमेंट लेने के बाद में आप ठीक हो जाएंगे, है ना। काफी बार हम लोग बोलते हैं कि डॉक्टर से मिलके ही ठीक हो गया। तो ये चैलेंज कब होता है, अगर आप एक ही जगह पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ पे आपको सेम टाइप के पेशेंट, सेम कल्चर के पेशेंट अगर आ रहे हैं, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है कि आपको समझ आता है कि इन लोग की एक्सपेक्टेशन क्या है। जब आप थोड़ा मल्टी कल्चरल, जैसे हैदराबाद में हमारा बहुत मल्टी कल्चरल एक एनवायरनमेंट है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जिस हिसाब से हैदराबाद ग्रो हो रहा है, इससे मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं जब इंडिया में वापस आया तो मुझको एक चांस मिला यहाँ पे हैदराबाद में अपोलो हॉस्पिटल में काम करने का। बिकॉज यहाँ पे एक तो बाकी कंट्री से भी लोग आते हैं, और हैदराबाद में पूरे डिफरेंट स्टेट से जो लोग आते हैं, उससे एक मजा भी आता है कि आपको एक चैलेंज होता है, हर बार नए कोई अलग एज का लोग आ रहा है, कोई एक अलग बैकग्राउंड का जो आ रहा है। तो ये जो हमारा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, उसमें बहुत हमको काम करता है। आपको क्या लगता है कि इंडिया में जो ओल्ड एज लोग हैं वो ज्यादा इस तरह से अडॉप्ट क्यों कर रहे हैं पेन को? ये बुढ़ापे में तो होगा ही, अब तो हमारे जाने के दिन आ चुके हैं, ऐसा क्यों सोचते हैं? ये माइंडसेट ऐसा क्यों है इंडिया में एज कम्पेयर टू दूसरे कंट्रीज कोरिया वगैरह में? जैसे कि आपने बताया कि उनको बैडमिंटन खेलना था, उनको टेनिस खेलना था, 85 ईयर्स ओल्ड। यहाँ पर 85 ईयर्स के जो लोग हैं वो तो मीन्स अपने जाने का ही तैयारी करेंगे। करेक्ट, ऐसा क्यों होता है? कंपल्सरीली वहाँ पे सब लोग जो है वो फिजिकली एक्टिव रहना पड़ता है, बिकॉज उनको मिलिट्री का कंपल्सरी पार्टिसिपेशन रहता है। उनको 1 या 2 साल जो है वहाँ पे मिलिट्री में सर्व करना पड़ता है। डजंट मैटर इफ यू आर सिटीजन ऑफ कोरिया, यू हैव टू डू दिस। तो बहुत पहले से उनको फिजिकल एक्सरसाइजेस कंपल्सरीली करना पड़ता है मिलिट्री ग्रेड का। उसके बाद में भी सोशल स्टिग्मा, एक स्ट्रक्चर ये है कि उनको लगता है कि अगर किसी का वजन बढ़ गया है मोटापे की वजह से, कोई अगर थोड़ा सा अगर लेजी है या फिर कुछ इशू की वजह से उनका वजन बढ़ गया है, तो उनको लगता है कि ये आलसी है, मतलब ये काम में भी अच्छा नहीं रहेगा, तो उनको कोई हायर करने में हिचकिचाते हैं। उनके कल्चर में वो लोग हैं। हमारे घर पे एक फनी देखेंगे, अभी दिवाली से हम लोग आए, हमारे घर में आप जाएंगे, मम्मी हमेशा बोलेगी खाओ खाओ, खाते पीते घर के लगने चाहिए। अगर आपका वजन ज्यादा है, हेल्दी दिख रहे हो, तो बोलते हैं ये अच्छा है। Right. ये हमारा एक मेंटल कल्चरली हमारा ये है, खाते पीते घर के दिखने चाहिए। दुबले पतले अगर दिखे तो वो लोग आपको थोड़ा क्रिटिसाइज करेंगे, क्या तेरे घर में खाने को मिलता नहीं है। तो ये कोरिया में अलग है। आपका वजन अगर 5 किलोज भी बढ़ गया, तो आपकी मदर और मॉम विल बी द फर्स्ट वन, वो पहले आपके बोलेगी ये वजन कैसे बढ़ गया आपका, आप खाने में ये सब कंट्रोल करो। उनका कल्चर जो है वो फिट रहने में, हेल्दी रहने में बहुत ज्यादा बिलीव करता है, और वो सिर्फ ये नहीं सोचते कि आप इसका इम्प्लीकेशन सिर्फ सोशल स्ट्रक्चर में ही नहीं है। थोड़ा सा अगर वेट किसका ज्यादा रहेगा, उसको जॉब्स में हायर नहीं करते, उनको लगता है ये बंदा बराबर से काम नहीं करके या फिर लेजी रहेगा। तो ये सब चीजों की वजह से वो लोग फिजिकली एक्टिव रहते हैं हमेशा। तो जब आप इतनी कम एज से मिलिट्री में प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके पूरे लाइफ में आप देख रहे हैं लोग फिट है, आपके आसपास के सब दोस्त फिट है, तो एक आपका माहौल बन जाता है कि हमको फिट रहना है, हमको रोज सुबह उठ के एक्सरसाइज करना है, हमको हेल्दी डाइट करना है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना है, डायबिटीज चेक करना है। तो यही जो लोग हैं जो वॉर से आए, मिलिट्री से आए और पूरा लाइफ ऐसा बिताए, जो अभी 60-70 ईयर्स ओल्ड के हो गए हैं कोरिया में, ये लोग अभी जाके उनको वो आदत पड़ गया, उनको जो एड्रेनालिन है टू बी फिजिकली फिट, अच्छा दिखना, गो आउट, इनके अभी ये डीएनए में चले गया है, ये अभी इनके खून में चले गया कि मुझको लाइफ ऐसा ही बिताना है। अच्छा। तो आप अगर आप यकीन नहीं करेंगे, मैं वहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए गया था कोरिया में। वहाँ पे हल्लासन करके एक माउंटेन है, जो कि कोरिया का सबसे ऊंचा वाला माउंटेन है, ठीक है। तो वहाँ पे कोई 20 इंडियन डॉक्टर्स रहेंगे, हम लोग एक टूर पैकेज के साथ में गए थे। तो हमारा जो पूरा ग्रुप था 50 लोगों का था, उसमें से 20 हम इंडियन डॉक्टर्स थे, ठीक है। और वहाँ पे कुछ लोग जो थे वो फॉरेन कंट्री से वगैरह थे। तो हमारा फिटनेस लेवल उतना नहीं था, क्योंकि डॉक्टर्स अगर हम बोले, फिर भी ट्रेनिंग में हम लोग उतना टाइम दे नहीं पाते फिटनेस के लिए वगैरह। तो उसकी वजह से हम लोग उतने हाइकिंग में या फिर माउंटेन्स वगैरह चढ़ने में उतने ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है। हमारे साथ में जो यूरोपियन लोग थे, जो डॉक्टर्स नहीं थे, वो और कुछ ही कर रहे थे, वो लोग स्पेशली ट्रैकिंग के लिए वहाँ पे आए थे। तो जब तक हम लोग वो आधा पहाड़ चढ़े थे, तब तक वो वहाँ पे जा रहे वापस आ रहे थे। ओहो। और ये तो ठीक है, और जो लोग बुढ़े भी थे वहाँ पे, हम लोग जो भी वृद्ध लोग थे वहाँ पे 75-80 साल के, वो हमको टेक ओवर करके हमारे साइड से ऊपर जा रहे थे। और जब तक हम लोग नीचे से ऊपर देख रहे थे, वो ऑलरेडी ऊपर पहुंच चुके थे। तो वो लोग, उनमें एक ये रहता है कि हमको अगर वीकेंड है या फिर हमको पहाड़ पे जाना है, वहाँ पे अपना छोटा सा टेंट बनाना है, चाय बनाना है,
उनके लिए ये इतना ज़रूरी है एक जीवन शैली के लिए या फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए कि वो खोना नहीं चाहते, राइट। इवन इन ओल्ड एज। ये उनका कल्चर में, डीएनए में जा चुका है, इसीलिए वो लोग फिजिकली एक्टिव रहते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत पहले से उसके फायदे एक्सपीरियंस कर लिए हैं। अगर इंडियन हम लोग थोड़ा बात करें, इंडिया में थोड़ा सा एक रैट रेस का चलता है। जैसे हम लोग भी बचपन में थे, 10th 11th 12th का अगर एग्जाम आ गया तो हमारे में बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है कि प्रिपेयर करना एग्जाम के लिए। हमको फैमिली से प्रेशर रहता है, खुद का एक प्रेशर रहता है कि हमको परफॉर्म अच्छा करना है। तो सबके सब कुछ छोड़ के दिन रात पढ़ाई करते हैं। सुबह 5 बजे उठ के ट्यूशन जाते थे हम लोग, 8 बजे तक ट्यूशन, उसके बाद फिर कॉलेज, वापस आने के बाद पढ़ाई, फिजिकल एक्सरसाइज। जब आपके प्राइम ईयर्स है जिसमें आपकी हैबिट्स डेवलप हो रही है, उसमें फिजिकल एक्सरसाइजेस कम है। कुछ हद तक हमारे पेरेंट्स भी उतना प्रमोट नहीं करते फिजिकल मतलब स्पोर्ट्स खेलने में, या फिर वो बोलते हैं कि अगर ये एज में स्पोर्ट्स खेलने लग जाएगा तो हो सकता है पढ़ाई पे ध्यान ना रहे। उसके बाद में हम लोग अगर कॉलेज के जो लाइफ है उसके अंदर उतना टाइम नहीं मैक्सिमम लोग दे पाते हैं फिजिकल एक्टिविटी, बिकॉज देयर इज नो इंसेंटिव। आप समझ रहे हैं, आपके आसपास के लोग भी उतने ज्यादा मोटिवेटेड नहीं होते हैं फिजिकल एक्सरसाइज करने में। हाँ, आपके कुछ फ्रेंड्स रहेंगे जो बहुत मोटिवेटेड रहते हैं, जो हमेशा जिम में जाते हैं, वो हमेशा बाकी लोगों को बताते रहते हैं, रील्स डालते रहते हैं, उनको देख के हम लोग इंस्पायर भी होते हैं। लेकिन अगर आपके 10 के ग्रुप में एक वैसा लड़का है एज कम्पेयर टू अगर कोरिया में 10 के ग्रुप में 10 के 10 फिट है, ओहो, तो आपको वो पीयर प्रेशर रहेगा कि हमको भी फिट होना है, क्योंकि दैट इज द नॉर्म। हमारे यहाँ पे दैट इज नॉट द नॉर्म। हमारे यहाँ पे एक जो होता है वो बंदा फिजिकली फिट वगैरह होता है तो वो हमको कभी कभी इंस्पायर कर जाता है, लेकिन हमको पता है कि अगर नहीं भी रहेंगे तो सोसाइटी हमको एक्सेप्ट कर लेगा। तो पहले तो पढ़ाई का प्रेशर, उसकी वजह से नहीं कर पाए। उसके बाद में सराउंडिंग्स जो था उसमें, जॉब में हमको एक्सेल करना था। हमारी जो रैट रेस है उसके पीछे रह रह के हम लोगों ने कभी इसके ऊपर फोकस नहीं किया कि फिजिकली फिट रहना है। तो हमारे कल्चर में वो आया नहीं है, इनकल्टेट हुआ नहीं है कि हमको फिजिकली फिट रहना है। और जब ये हम लोग हमारे बुढ़ापे में जाएंगे तो फिजिकल एक्टिविटीज हमारे लिए वो लेवल का मायने नहीं रखता है। या फिर एक माउंटेन पे चढ़ना, हमने अगर इसके पहले एक्सपीरियंस नहीं किया रहेगा तो हम लोग 50 या 60 के बाद में भी एक्सपीरियंस करने का कोई मोटिवेशन नहीं रहेगा। राइट। क्योंकि ये आप कभी भी लोग देखेंगे, हमारा सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है हमारे प्रैक्टिस में, जो लोग आता है बहुत ज्यादा जिम एक्टिविटीज या फिर बहुत ज्यादा जब डिमांडिंग होते हैं, अगर हमने उनको बोल दिया कि आपके शोल्डर में बहुत प्रॉब्लम है, हो सकता है कि आपको वो एक्टिविटीज बंद करना पड़ेगा, तो वो लोग नहीं मानेंगे, बिकॉज उन्होंने वो लाइफ का रस उठाया है जिसमें उनको वो फिजिकल एक्टिविटीज करके या फिर उनको वो क्वालिटी ऑफ लाइफ जी के, एक हेल्दी लाइफ जी के, उनको जो पॉजिटिव इफेक्ट्स मिले हैं उनको लाइफ भर चाहिए रहते हैं। इंडिया में हम लोगों को बहुत पहले वाली एज में हेल्थ से रिलेटेड फिट रहने का या फिर इसके जो बेनिफिट्स हैं बहुत कम लोगों ने एक्सपीरियंस किए हैं। इसके वजह से जब ओल्ड हो जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ अभी ये सब क्यों करना है, अभी हमको तो ऊपर ही जाना है, हमको लाइफ में जो करना था, अच्छा जॉब मिलना था, पैसे कमाने थे, जो कुछ भी है, नया अपना घर बनाना था, ये सबसे बड़ा एक गोल रहता है सब लोगों का कि हम लोग हमारा एक घर बनाएंगे। बच्चों का शादी वादी हो गया, अभी हम तो बस ऊपर जाना है। तो लोग कल्चर की वजह से, एक सोसाइटी का स्ट्रक्चर है हमारा, उसके वजह से, जिसमें हेल्थ, अगर कोई हेल्दी है तो उसका अप्रिशिएशन तो होता है, लेकिन उससे इतना इंस्पायर नहीं हो पाते हम लोग कि अपने खुद के लाइफ में वो अडॉप्ट करे। तो वो थोड़ा सा मेरे हिसाब से हमारे कल्चर की वजह से ओल्ड जो एज है वो उतना मोटिवेटेड नहीं रहता है टू स्टे हेल्दी। राइट। और अगर कोई कोई 9 to 5 जॉब कर रहा है और उसका फिजिकली उतना एक्टिव नहीं है वो, तो उसका बुढ़ापा कैसे होगा? बुढ़ापे में वो कैसा रहेगा? तो मेरे हिसाब से 9 to 5 जॉब अभी एक थोड़ा मिथ हो गया है। कोई भी 9 to 5 जॉब नहीं करता है। राइट। क्योंकि हमेशा आप काफी लोग देखेंगे, अभी मेरे जो फैमिली में बहुत सारे लोग आईटी में काम करते हैं, तो मैं उनको बहुत क्लोजली देखता हूँ कि वो लोग सुबह 9 o'clock को अगर उनको चेक इन करना है उनके ऑफिस में, लेकिन उनका काम जो उसके पहले शुरू हो जाता है, बिकॉज सुबह उठने के बाद में सबसे हम लोग मोबाइल ओपन करके एक तो ईमेल्स देखेंगे, मैसेजेस चेक करेंगे, बॉस का मैसेज आया होगा, कोई एक अपॉइंटमेंट्स रहेगा या फिर कुछ। तो हमारे मेंटली वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग, है ना। तो सुबह 6 बजे से लेकर तो आप समझ जाएंगे कि आप काम के बारे में सोच रहे हो, काम के बारे में ये कर रहे हो। तो उसके बाद में एक काम को नाश्ते के पहले मैं एक ईमेल दे देता हूँ या फिर एक कुछ काम करके भेज देता हूँ, ठीक है। तो काम पहले से शुरू हो जाता है। उसके बाद आप ट्रैवल करके जा रहे हो, ठीक है, वहाँ पे
जब 9 o'clock से लेके तो 5 o'clock बोल रहे हो, ऑलमोस्ट 5 o'clock कोई भी क्लॉक आउट यूजुअली नहीं करता है, लेट करता है, फिर घर में वापस आने के बाद में लेट तक काम करता है। तो 9 to 5 का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वेरिएबल है, मतलब उतना फिक्स नहीं है। मैक्सिमम लोग आज नहीं कर रहे होते 9 to 5। तो हम लोग, अगर हमारे पास 24 आवर्स है अपने दिन में, उसमें से हम लोग 8 घंटा ही काम नहीं कर रहे, हम लोग ज्यादा कर रहे हैं। अगर आप उसके बारे में 5 o'clock के बाद में ईमेल्स भी रिप्लाई कर रहे हो बैठे बैठे, आप बस से जा रहे हो या फिर कार से जा रहे हो, जो कुछ भी है, और अगर आप रिप्लाई भी कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो वर्किंग अकॉर्डिंग टू योर बॉडी एंड अकॉर्डिंग टू योर माइंड। ओके, सो वी आर वर्किंग फॉर मोर देन 9 to 5, नंबर 1। एंड नंबर 2, इट इज ऑल अबाउट प्रायोरिटीज। अगर आप अपने जॉब को अपना प्रायोरिटी बना रहे हो तो नेचुरली आप अपने ऑफिस में या फिर अपने काम में प्रोफेशनली आप सक्सेसफुल होंगे। लेकिन साइड बाय साइड यू इग्नोरिंग योर फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ, तो आप देखेंगे कि जैसे आप 35-40 के हो जाते हो आपकी कंपनी में या आपके हॉस्पिटल में या फिर जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिलना चालू हो जाता है, उसके साथ साथ पैरेलली ब्लड प्रेशर, डायबिटीज डायग्नोज होना शुरू हो जाता है। आजकल आप सुन रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं बहुत अर्ली एज में, जो कि बहुत बड़ा एक कंसर्न है इंडियन सोसाइटी में हमारे। ये उन्हीं लोगों में हो रहा है जो काफी ज्यादा काम कर रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं सब चीजों का। तो अगर आप प्रोफेशन को प्रायोरिटी बनाएंगे डेफिनेटली उसमें आप ऊपर जाएंगे, लेकिन साइड बाय साइड आपका मेंटल हेल्थ और आपका फिजिकल हेल्थ जो है वो कम होगा। तो जो लोग अभी 5 to 6 आप बोल रहे हैं कि जो भी लोग आप बोल रहे हैं कि 9 to 5 काम कर रहे हैं, और अगर वो बहुत स्ट्रिक्टली 9 to 5 ही काम कर रहे हैं, उसके पहले वो हम अपने फैमिली को एक थोड़ा प्रायोरिटी बना रहे हैं। दिन में 30 minutes वॉक, ये मेरे हिसाब से सब लोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई मिलेनियल्स है, अगर आप देखेंगे वो भी काफी सारे फिजिकली फिट रहते हैं। सो अगर आप अमेजोन की भी जो चीफ हेड है जेफ बेजोस को देखेंगे, वो फिजिकली फिट है। मार्क जुकरबर्ग फिजिकली फिट है। हम लोग कितने भी बिजी होंगे, मार्क जुकरबर्ग और जेफ बेजोस से तो ज्यादा बिजी नहीं है, है ना, हमारे पे उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी नहीं है। तो अगर ये लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ देर, हाफ एन आवर 1 hour अगर निकाल सकते हैं प्रायोरिटी करके, तो हम क्यों नहीं निकाल सकते? राइट, करेक्ट। तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप आपका जो 60s में आप कैसे दिखने वाले हैं। आप फिजिकली फिट, ग्रेसफुली एजिंग, एक यंग 60-year-old दिखने वाले हैं, या फिर आप एक फ्रेजाइल हम लोग बोलते हैं उसको, या फिर थोड़े से कमजोर, मोर फैट लेस ऑफ लीन बॉडी मास, और चेहरे से ऐसा लग रहा है कि बहुत बूढ़े हो गए, वैसे दिखने वाले। ये डिपेंड करेगा कि आप 20 ईयर्स से लेकर तो 50 ईयर्स का जो आपका प्राइम एज है, उसमें आप कितना वर्क लाइफ बैलेंस बना के चल रहे हैं। उसमें आपको, मेरा जो आइडियल मुझको लगता है कि होना चाहिए कि आप 5 o'clock या 6 o'clock के आसपास उठ जाए। उसके बाद में यूजुअली 30 minutes का आपको एटलीस्ट फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए। ठीक है, अगर आप सिंपल वॉक भी ले रहे हैं, और मैं ये रेकमेंड करूंगा आपकी जो पार्टनर्स है, लाइफ पार्टनर है, वाइफ है, हस्बैंड है, या फिर फैमिली के मेंबर्स है, या फिर फ्रेंड्स हैं, उनके साथ लीजिए। बिकॉज वो जो आप तो चल भी रहे हैं और उनके साथ में आपका जो बॉन्डिंग होगा, वो क्वालिटी ऑफ बॉन्डिंग आपको बहुत ही कम बाद में दिन में करने को मिलेगा। बिकॉज आप सुबह उठते हैं तो आपका एक क्लीन स्लेट होता है, वो क्लीन स्लेट के ऊपर एक ईमेल आ गया, एक मैसेज आ गया, ये सब लिखना शुरू हो जाता है। ये सब होने से पहले अगर आप फिजिकल हेल्थ को प्रायोरिटी देके 30 मिनट्स वॉक कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में जो क्लोज है आपसे, या फैमिली के साथ में, तो आपके ब्रेन में एक बहुत ही पॉजिटिव इसका इम्पैक्ट रहेगा। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बोल रहा हूँ, और बहुत ज्यादा इसके ऊपर मेडिकल रिसर्च भी है कि you should take 30 minutes walk for physical health, and you should do it with someone who's close to you and who motivates you, who's positive. That will have effect on your whole day. 30 minutes के बाद में आप 10 minutes का meditation कर सकते हैं। कोई भी mindful activity, meditation is simply focusing. It's basically ignoring everything else and focusing only on your mind or your breath. You can do any of these activities 10 minutes. It will completely calm you down. You will understand कि अगर मुझको दिन में 10 काम है, इनमें से 3 टॉप प्रायोरिटीज कौन सा है, मुझको उसके ऊपर फोकस करना है। बिकॉज हम लोग सब कुछ नहीं कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप जब 9 बजे काम शुरू करेंगे ना, आप 5 बजे तक 3 मेन काम खत्म कर दिए, तो जो 4th and 5th उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप उसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। ठीक है, आप
जब काम खत्म कर रहे हैं, आपको मालूम है ऑलरेडी मैंने एक्सरसाइज कर लिया है, तो मैंने मेन जो 2 काम है फिजिकल हेल्थ मेंटल हेल्थ इसको ऑलरेडी कवर कर लिया है, और 5 o'clock तक आप रिलैक्स हो जाएंगे। मेरे प्रायोरिटी के काम हो गए, बाकी काम मैं बाद में भी कर सकता हूँ। क्योंकि बहुत बार इशू क्या होता है, हम लोग 5 बजे काम क्यों नहीं खत्म कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग जैसे ऑफिस में चले आते हैं वैसे मेन काम छोड़ के हम लोग इधर एक तो सोशल मीडिया पे थोड़ा सा काम कर लिया, या फिर मतलब टाइम वेस्ट कर लिया, या फिर ऐसे काम में चले जाते जिसमें आपके किसी फ्रेंड ने आपको पूछ लिया आके, भाई मेरा काम कर दे, आपने उसका काम कर लिया, खुद का रह गया है, तो आप प्रायोरिटी सेट नहीं कर पाते। राइट। प्रायोरिटी सेट करने के लिए माइंड का क्लैरिटी बहुत जरूरी है। माइंड का क्लैरिटी कब आएगा, जब आप सुबह उठ के, जब आपके दिमाग में आप लिस्ट बना रहे हैं आज मुझको क्या करना है, उसमें क्लियरली आपको पता है आपका प्रायोरिटी 1 2 3 4। 30 मिनट्स वॉक लेना है, उसके बाद में 10 मिनट्स मेडिटेशन लेना है, उसके बाद में फिर अपना 3 मेन प्रायोरिटीज को फिक्स करना है। उसके हिसाब से आप जब जाएंगे 9 o'clock to 5 o'clock, आपकी 3 मेन प्रायोरिटीज की चीजें हो गई है, मेंटली यू विल बी रिलैक्स्ड, राइट, एंड देन यू गो होम, एंड उसके बाद में यू स्पेंड सम टाइम विथ योर फैमिली और डूइंग व्हाटएवर यू वांट, राइट। इससे ये एक मैं बोलूँगा कि लाइफ हैक जो मैंने खुद के लाइफ में एक बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल के मैंने एक अडॉप्ट किया है, जिसकी वजह से मेरा लाइफ पूरा चेंज हो गया है। क्योंकि एज अ डॉक्टर योर लाइफ आप बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है जो हमको करना पड़ता है, लेकिन उसमें भी अगर प्रायोरिटी अगर से हम नहीं करेंगे तो हम 60 साल के हो जाएंगे, हम उतने हेल्दी नहीं रहेंगे जितने होने चाहिए। तो लॉन्जिट्यूटी ऑफ लाइफ के लिए it is very important what you do in your everyday life, because what you do in everyday life will become your habit, and your habit will ultimately become your life. So that is important. यूजुअली डॉक्टर्स का लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल होता है, तो आप कैसे इस स्ट्रेस को हैंडल करते हो? लाइक डू यू लिसन टू म्यूजिक और हाउ डू यू हैंडल दिस? So this is an excellent question. I think म्यूजिक या फिर जो हमारा कोई भी ऑडियो हम लोग जो सुनते हैं उसका एक बहुत ज़्यादा महत्व मेरे लाइफ में है, बिकॉज उसके हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि उससे मेरा लाइफ बहुत ज़्यादा एनहांस हुआ है। हर दिन में एक इतना स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है, बट ये मैं फॉलो करने का कोशिश करता हूँ, जिसकी वजह से लाइफ में एक माइंडफुलनेस जो बोलते हैं हम लोग कि हम लोग जो माइंडफुलनेस बोलते हैं वो उससे लाइफ जीना मुझको ईजिली आ जाता है म्यूज़िक की वजह से। अभी म्यूज़िक का फ़ायदा कैसे होता है, जैसे हम लोग सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद में जब मेरा फिजिकल एक्सरसाइज और मेडिटेशन हो जाता है, उसके बाद में एक बैकग्राउंड में मेडिटेटिव म्यूज़िक यूजुअली हम लोग चलाते हैं। क्लासिकल म्यूज़िक भी चलेगा, या फिर ऐसा म्यूज़िक जिसमें लिरिक्स नहीं है लेकिन एक कामिंग सूदिंग म्यूज़िक है। इससे क्या होता है कि बाकी जो चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही है, जैसे कोई ट्रैफिक का आवाज़ है, या फिर घर में बर्तन गिर गए, या फिर बच्चे कुछ बात कर रहे हैं, या फिर ऐसा, ये आपको थोड़ा सा हो सकता है कि इग्नोर करने में फ़ायदा होता है, बिकॉज आप वो म्यूज़िक आपकी फेमिलियर म्यूज़िक है, कोई नया म्यूज़िक नहीं है, उतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग नहीं है, लेकिन आपका जो मॉर्निंग का रूटीन है उसके अंदर फोकस कर पा रहे हैं। तो मॉर्निंग में कामिंग म्यूज़िक बहुत मुझको मदद करता है। सेकेंड पार्ट, जब मैं यूजुअली ड्राइव करके हॉस्पिटल आता हूँ, और सारे लोग मुझको लगता है कि किसी ना किसी तरीके से आप अगर कोई गवर्नमेंट का ट्रांसपोर्ट, अगर आप कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ले रहे हैं, या फिर टैक्सी से आ रहे हैं, या फिर तो यूजुअली कुछ ना कुछ सुनते हुए आते हैं। सो इंस्टेड ऑफ स्क्रोलिंग ऑन द रील्स, मैं प्रेफर करता हूँ कि एक एजुकेटिव पॉडकास्ट सुनो, या फिर कोई मोटिवेशनल पॉडकास्ट सुनो, जैसे कि OAH आरिफ खान। यस जैसे कि OAH आरिफ खान, एग्जैक्टली। तो आप चूज कीजिए इसमें कि आपको किसका बोलना अच्छा लगता है, या फिर किससे आपको पॉजिटिव मैसेजेस मिल रहे हैं। आपके हो सकता है ये आपके फील्ड से रिलेटेड हो, जैसे हमारे मेडिकल फील्ड में मैं सुनता हूँ कि कोई जो टॉप डॉक्टर्स है, या हमारे कोई कॉलीग्स है, उनका कोई पॉडकास्ट रहेगा, वो सुनता हूँ। कभी कभी मैं मोटिवेशनल चीजें सुनता हूँ, कभी कभी हो सकता है कि मैं इकोनॉमिक्स के बारे में, जिसके बारे में हमको कुछ मालूम नहीं है, उसके बारे में सुनता हूँ। तो जैसे ऐसे पॉडकास्ट जिसमें, जैसे आपका भी पॉडकास्ट थोड़ा फन है ना, इतना बोरियत भी नहीं है उसके अंदर, तो ये सुनने का कोशिश करता हूँ जब मैं ड्राइव कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स आपका ड्राइविंग के ऊपर फोकस रहना चाहिए, लेकिन बैकग्राउंड में यू आर लर्निंग समथिंग, सो दिस आल्सो कीप्स यू मोटिवेटेड। बिकॉज कभी कभी क्या रहता है कि हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, देन वी स्टार्ट थिंकिंग कि हम लोग क्या कर रहे हैं लाइफ में, ये लाइफ कितना अच्छा होना चाहिए, हमारे जो फ्रेंड्स है जो बाहर रह रहे हैं इतना अच्छा, सो ऑल दिस आर डिस्ट्रैक्शंस। हमारी लाइफ का जो एम है, आप जहाँ पे भी हो उसका एक रीजन है, या आपने छोटे छोटे लाइफ के डिसीजंस लिए रहेंगे जिसकी वजह से आप इस पाथ पे हो,
और उसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, आपके अपने काम के ऊपर, अपने लाइफ के ऊपर अगर 100% उसको डेडिकेट करके अगर करेंगे तो आप लाइफ 100% जी सकते हैं। तो ये पॉडकास्ट से आपको एक टॉपअप होता है ना, मोबाइल का टॉपअप होता है, ये उसके जैसा होता है कि थोड़ा एनर्जी अगर डाउन हो गया तो एक किताब पढ़ लिया, या फिर किताब के जो बुक्स के पॉडकास्ट होते हैं मैं वो भी बहुत सुनता हूँ, मोटिवेशनल बुक्स के। इनिशियल डेज में आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा या फिर थोड़ा सा बोर होगा, लेकिन इफ यू स्टिक टू इट, और आई थिंक इट विल हैव अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट, बिकॉज घर से ऑफिस पहुंचने के लिए आपको जो हाफ एन आवर 1 आवर का जो है टाइम, ये आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं बाय लिसनिंग टू एजुकेशनल मोटिवेशनल पॉडकास्ट। हॉस्पिटल में आने के बाद में जब हम लोग सर्जरीज करते हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, सर्जरीज में भी बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता है। आप सोचेंगे कि बहुत सीरियस एक एनवायरनमेंट होता है, उतने सीरियस एनवायरनमेंट में इट इज लिटिल डिफिकल्ट टू वर्क। हमारे लिए वी डू सर्जरीज ऑन डेली बेसिस, तो हमारे लिए वो एक न्यूआंसेस या फिर हमारे लिए वो उतना सीरियस सिचुएशन नहीं है। इट इज आवर एवरीडे वर्क। हमारे जो स्टाफ है उनको सब क्लियरली पता होता है किसको क्या करना है। तो सर्जरीज में भी अगर हम मॉर्निंग में सर्जरीज कर रहे हैं तो कामिक म्यूजिक होता है। अगर पोस्ट लंच हमको थोड़ा सा एनर्जी जैसा अगर चाहिए, या फिर हमको चाहिए कि थोड़ा सा पोस्ट लंच वो लेजीनेस वगैरह नहीं आए या नींद ना आए, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा एक फास्ट म्यूजिक मैं प्रेफर करता हूँ। उसमें पॉपुलर बॉलीवुड म्यूजिक्स वगैरह भी होंगे, वो सब भी चलेगा, विच इज नॉट डिस्ट्रैक्टिंग एट ऑप्टिमल वॉल्यूम। और उसके बाद में जब वापस मैं घर जाता हूँ, वापस आते वक्त, तो मैं स्टैंड अप कॉमेडी सुनता हूँ, जिससे हम लोगों को मतलब बोर ना हो, और एक थोड़ा सा लाफ्टर वाला जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो मैं वापस आते वक्त यूजुअली स्टैंड अप सुनता हूँ। और कभी किसी फ्रेंड से अगर बात करना है जो बहुत लॉन्ग लास्ट कभी बात नहीं किया, आपने कभी फेसबुक पे देखते रहते, अरे मेरा फ्रेंड स्कूल में था, मैंने इससे बात नहीं किया है, मैं ट्राई करता हूँ ये सब लोगों से कनेक्ट करने का। या फिर अगर मेरे कोई फैमिली मेंबर्स जिससे मुझको मॉम से बात करना है, उन लोगों से वगैरह बात करता हूँ। तो आप ये आपके पूरे दिन में मैंने आपको बताया कि एक कैसे आप अपने जो लिसनिंग एक आपका सेंसेस है उसको यूज करके अपना लाइफ कैसे एनहांस कर सकते हैं, और उसका आपने केयरफुली यूज किया तो मॉर्निंग में कामिंग म्यूजिक, अगर गाड़ी वगैरह चला रहे हैं या फिर ट्रांसपोर्ट अगर कर रहे हैं तो सेफ्टी लिमिट्स में अगर आप कोई पॉडकास्ट सुन रहे हैं, मोटिवेशनल पॉडकास्ट, और उसके बाद में दोपहर को आप अगर बोर हो रहे हैं या फिर ऐसा, तो थोड़ा सा एनर्जेटिक म्यूजिक सुन सकते हैं। और वापस आते वक्त टू रिकनेक्ट विथ योर फैमिली, यू कैन टॉक टू देम विथ योर फ्रेंड्स, और फनी स्टैंड अप कॉमेडीज ये सब वगैरह सुन सकते हैं। तो these things for me are very important, which has enhanced my life in terms of music and overall listening experiences which I use in everyday life. प्रशांत सर के साथ मैंने एक और पॉडकास्ट किया था आर्थराइटिस पर। आपने अगर वो नहीं देखा तो ये पॉडकास्ट देखने के बाद आप वो देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। So that's it for this episode, guys. Hope you all like this episode, and if you did, please like, share and subscribe to my YouTube channel, and I'll see you guys in the next episode.